Welcome to Study IQ. I'm Amit Waridhi Kilor and this is लक्ष्य 2022. हमारा लक्ष्य है यूपीएससी प्रीलिम्स जो कि इस साल 5 जून 2022 को कंडक्ट किया जाएगा। एग्जाम की जो डेट होती है उसके प्रीसीडिंग 10 से 14 महीने एक अप्रॉक्सीमेट रेंज के अकॉर्डिंग जो करंट अफेयर्स होते हैं, जो उसमें महत्वपूर्ण न्यूज़ होती है, उनसे एसोसिएटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। नाउ एग्जाम के जो प्रीसीडिंग 1 से 2 महीना होता है उसके अंदर स्टूडेंट्स के सामने सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है करंट अफेयर्स की रिवीजन, कि पिछले पूरे 1 साल के करंट अफेयर्स को कैसे रिवाइज किया जाए। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी हैव कम अप विद द लक्ष्य 2022। इन दिस सीरीज हम बेसिकली सारे के सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उनके जो पिछले साल के महत्वपूर्ण मेजर इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है उन न्यूज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे एंड मोर इंपॉर्टेंटली हम उनसे एसोसिएटेड स्टैटिक टॉपिक भी डिस्कस करेंगे। यूजुअली यूपीएससी 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछता है करंट अफेयर से रिलेटेड। एक तो जो कि डायरेक्ट होते हैं, कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, कोई डिस्कवरी है उसके बारे में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ दिया गया। एंड देन देयर आर सर्टेन इनडायरेक्ट न्यूज़ के बेसिस पर स्टैटिक से क्वेश्चन पूछना, जैसे कि लेट्स से कि लास्ट ईयर अगर गवर्नर से एसोसिएटेड कोई कंट्रोवर्सी थी या कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूज़ में रहा था, तो इंस्टेड ऑफ पिकिंग अप द इंफॉर्मेशन फ्रॉम दैट न्यूज़, एग्जामिनर आपसे गवर्नर से एसोसिएटेड पॉलिटी से या जो कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव से जो स्टैटिक क्वेश्चन है वो पूछ सकता है। लक्ष्य 2022 की जो सीरीज है इसमें पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर एंड सम पार्ट ऑफ द ज्योग्राफी के जो करंट अफेयर्स है थ्रू मैपिंग हम इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। 22 अप्रैल से ये स्टार्ट होगी और हर रोज शाम को 6 बजे एक पर्टिकुलर क्लास करंट अफेयर्स की आपके सामने होगी और 25 अप्रैल से एक क्लास सुबह 11 बजे, यानी कि दिन में अप्रॉक्सीमेटली 2 क्लासेस होंगी जो कि आपके पिछले पूरे के पूरे साल के करंट अफेयर्स को रिवाइज कराएगी। Now we have diligently worked over this series. We have chosen the important topics and more importantly उनसे associated जो static topic है उनको भी हम cover करेंगे। So if you honestly and dedicatedly अगर आप ये सीरीज को पूरी अच्छी तरह से फॉलो करें, इसको पूरा पढ़ें और जो इसके पीडीएफ्स हैं उनको रिवाइज करें, तो यू वुड हैव अ वेरी गुड हिट रेशियो इन यूपीएससी प्रीलिम्स ऑफ द 5 जून ऑफ 2022। इस क्लास का जो पीडीएफ है वो आपको बेसिकली इस यूट्यूब वीडियो के नीचे लिंक में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको ये सीरीज पसंद आए सो प्लीज एंड डेफिनेटली फॉर श्योर डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स और अदर पीपल जिनको आप जानते हैं जो कि यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आई प्रॉमिस यू दिस इज गोइंग टू बी क्वाइट बेनिफिशियल फॉर यू। But more importantly, without much delay, let's begin actually studying the news and more importantly, the issues associated with it. अब देखो, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हमारे सामने न्यूज़ है कि हरियाणा कोटा लॉ, सुप्रीम कोर्ट टू टेक अप स्टेट्स पिटीशन अगेंस्ट द हाई कोर्ट स्टे ऑर्डर ऑन फ्राइडे। द न्यूज़ इज बेसिकली मैं आपके सामने समराइज करता हूँ, वो काफ़ी सिंपल है। हरियाणा विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उन्होंने एक लॉ पास किया रिसेंटली जिसको कहते हैं हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ द लोकल कैंडिडेट्स एक्ट। सरल शब्दों में कहा जाए तो ये जो लॉ है ये बेसिकली एक प्रोविजन बनाता है कि हरियाणा में जो भी प्राइवेट कंपनीज हैं वो जब हायरिंग करेंगी तो 75% से जो अधिक एम्प्लॉय हैं, 75% तक जो एम्प्लॉयज हैं वो बेसिकली हरियाणा के लोकल कैंडिडेट्स को ही हायर करना होगा। एक प्रकार की रिजर्वेशन नीति है ये। इस रिजर्वेशन नीति को लागू होना था 15 जनवरी 2022 से और इसके अगेंस्ट एक पिटीशन फाइल किया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने बेसिकली इस लॉ के ऊपर स्टे लगा दिया, यानी कि ये अभी इंप्लीमेंट नहीं हो सकता जब तक बेसिकली हाई कोर्ट की फाइनल जजमेंट ना आ जाए। उस स्टे को हटाने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक अर्जी लगाई है कि आप इस स्टे को हटा दीजिए एंड वी विल डिसाइड द इशू। न्यूज़ को स्पेसिफिकली देखते हैं, इससे एसोसिएटेड कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज और जो स्टैटिक पार्ट है वो क्या क्या है। देखिए, द लॉ जो कि पास किया गया था 2020 में उसका नाम है हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ द लोकल कैंडिडेट्स एक्ट। ये 75% रिजर्वेशन देता है प्राइवेट सेक्टर जॉब्स में। याद रखिए, पब्लिक में नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स की जॉब में रिजर्वेशन नहीं है, बट सिर्फ जो प्राइवेट कंपनीज है हरियाणा की वो 75% रिजर्वेशन देंगी लोकल यंगस्टर्स को। और एक और क्राइटेरिया है कि ये जो रिजर्वेशन है ये सिर्फ उसी जॉब में देनी पड़ेगी जिसकी सैलरी 30,000 से कम है, यानी कि 30,000 से ऊपर जिनकी भी सैलरी होती है जो हायर मैनेजमेंट है उसमें रिजर्वेशन लागू नहीं होती है। प्राइवेट कंपनीज, सोसाइटीज, ट्रस्ट या पार्टनरशिप फर्म्स जो हैं उनको ये रिजर्वेशन नीति फॉलो करनी पड़ेगी। अब ये जो लॉ था ये 15 जनवरी 2022 को लागू होना था और 15 जनवरी 2032 को ऑटोमेटिकली खत्म हो जाना था। बेसिकली इस लॉ के अंदर एक प्रोविजन है जिसे कहा जाता है सनसेट क्लॉज। लॉ 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जैसे कि लेट्स से कि इंडियन पीनल कोड है। अब इंडियन पीनल कोड के अंदर जब वो लॉ बनाया गया तो कोई ऐसा प्रोविजन नहीं था कि ये किस दिन खत्म होगा। अब वो कंसिस्टेंटली कंटिन्यूअसली चलता रहता है, वो लॉ देश का
कानून है वो परमानेंटली रहेगा अनटिल एंड अनलेस लेजिस्लेचर उसको अमेंड ना करे एक नया लॉ बना के, या उसको टर्मिनेट करे एक नया लॉ बना के। बट देन देयर आर सर्टेन लॉज जिनके अंदर लॉ के अंदर ही प्रोविजंस डाल दिए जाते हैं कि ये लॉ किस दिन खत्म होंगे। तो ये लॉ 2022 में जाना था और 2032 में बिना किसी के कुछ किए ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाना था। अब स्पेसिफिकली एक इंपॉर्टेंट बात देखते हैं इसके अंदर, ये जो एक्ट है ये सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर के लिए लिमिटेड है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स की जो जॉब है उनके लिए ये, उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता है। द रीजन बीइंग कि आर्टिकल 16 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि इक्वल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए भारत के हर नागरिक को अंडर लॉ इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, बट इट डज नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट द प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट। आर्टिकल 16 का ही क्लॉज नंबर जो 2 है वो कहता है कि नो सिटीजन, भारत का कोई भी नागरिक डिस्क्रिमिनेट नहीं होना चाहिए इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट यानी स्टेट जो सरकारी नौकरियां होती हैं उसमें इस प्रकार की डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा सकती है ऑन द बेसिस ऑफ, ना रिलीजन के बेसिस पर, ना रेस के, ना कास्ट के, ना सेक्स के, ना डिसेंट के, ना प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस के। यहां पर ये जो 2 वर्ड्स है इंपॉर्टेंट है, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस। वी जस्ट डिस्कस्ड अ लॉ जो कि बेसिकली हरियाणा के जो नागरिक है उनके लिए 75% रिजर्वेशन दे रहा है प्राइवेट सेक्टर में ऑब्वियसली, बट इज इट लेजिटिमेट और अलाउड और नॉट। सिमिलरली जो हमारा आर्टिकल 16.3 है, 16 आर्टिकल का क्लॉज नंबर 3, वो एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन भी देता है। देयर आर सर्टेन जॉब्स जिनके लिए क्राइटेरिया दिया जा सकता है रिक्वायरमेंट ऑफ रेजिडेंस का, बट इंपॉर्टेंट बात प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से जो हमें याद करनी है कि जो ये क्राइटेरिया है कि इस जॉब के लिए पर्टिकुलर रेजिडेंस की जरूरत पड़ती है, वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के द्वारा किया जा सकता है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। देन हाउ डज हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट वाज एबल टू डू इट? हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट का जो लॉ था वो प्लेस ऑफ बर्थ या रेजिडेंस की बात नहीं करता, रादर वो डिस्टिंक्शन मेकअप करता है डोमिसाइल के बेसिस पर, ना कि प्लेस ऑफ बर्थ। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर बोर्न इन महाराष्ट्र बट इफ यू आर अ डोमिसाइल ऑफ हरियाणा, तो भी आप इस रिजर्वेशन नीति का लाभ उठा सकेंगे। आर्टिकल 15 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इट प्रोहिबिट्स स्टेट्स टू डिस्क्रिमिनेट ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स। कौन कौन से ग्राउंड्स है भाई? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि गवर्नमेंट जो है प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर डिस्टिंक्शन या डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है। तभी हरियाणा वाला जो लॉ है वो प्लेस ऑफ बर्थ की डिस्टिंक्शन नहीं रखता है, रादर डोमिसाइल की रखती है। अब डोमिसाइल और प्लेस ऑफ बर्थ में क्या फर्क होता है? प्लेस ऑफ बर्थ इज एन ऑब्जेक्टिव फिनोमिना, जहां पे आप पैदा हुए हैं। तो अगर आप हरियाणा में पैदा हुए तो हरियाणा, बिहार में तो अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, वेर एवर यू आर बॉर्न दैट इज कंसिडर्ड योर प्लेस ऑफ बर्थ। बट जरूरी नहीं है आप जहां पर पैदा हुए हो वहां पर आप रह भी रहे हो। डोमिसाइल इज बेसिकली ए लीगल कॉन्सेप्ट जो कि बेसिकली वो दर्शाता है कि वेयर यू परमानेंटली इंटेंड टू लिव इन नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर में आप कहां रहेंगे, और अगर आपका कोई इंटेंशन नहीं है उस जगह को बदलने का तो उस चीज को डोमिसाइल कहा जाता है। ये वो जगह है जहां पर आप वोट करने के लिए अपने आप को रजिस्टर कराते हैं, जहां पे आप गाड़ी खरीदते हैं, जहां पे आप टैक्सेस भरते हैं। अब रेजिडेंस जो है वो कई हो सकते हैं, आप इंडिविजुअल हैं या किसी के कोई वेल्दी पर्सन है, वेल्दी फैमिली है, तो वो कई जगह पर घर खरीद सकती है। मुंबई खरीद लिया, चंडीगढ़ ले लिया, दिल्ली ले लिया, बट इन सारे घरों में दे हैव टू चूज वन प्लेस जहां पे वो रहेंगे, जहां पे वो अपना नाम इलेक्टोरल रोल में लिखवाएंगे, जहां पे वो वोटिंग किया करेंगे, एंड दैट प्लेस इज पर्टिकुलरली कॉल्ड एज द डोमिसाइल। और क्योंकि हरियाणा का जो लॉ है वो डोमिसाइल के बेसिस के ऊपर डिस्टिंक्शन दे रहा है, ना कि प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर, हेंस टेक्निकली वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ है, मतलब उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। बट उसके बावजूद भी हरियाणा हाई कोर्ट ने ये केस का जो पिटीशन है वो लिया है, एंड टिल द टाइम द फाइनल जजमेंट कम्स, बेसिकली उन्होंने एक प्रकार से इसके ऊपर स्टे लगा दिया है कि लेट अस डिसाइड एंड देन विल फिगर आउट वेदर दिस इज अ लीगल लॉ और नॉट। डोमिसाइल, प्लेस वेयर यू इंटेंड टू हैव अ परमानेंट होम, बेसिकली एक लीगल प्रकार का डॉक्ट्रिन है। वोट जहां मिलती है, जहां पे बेसिकली आप गवर्नमेंट अथॉरिटी को फॉलो करते हैं, जहां पे टैक्सेस आप देते हैं। स्पेसिफिकली देखो, इसी टॉपिक से रिलेटेड एक बार प्रीलिम्स में पहले क्वेश्चन भी आया हुआ है कि इंडिया के रेफरेंस में इन स्टेटमेंट्स को अगर हम कंसीडर करें, देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल, ए सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम हेड ऑफ द स्टेट। अगेन ये सिटीजनशिप से एसोसिएटेड है, साथ में डोमिसाइल का भी कॉन्सेप्ट है। अ फॉरेनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। अब देखो ये बिल्कुल गलत बात है। ऑब्वियसली अगर एक बार सिटीजनशिप मिल जाए तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसको वापस नहीं लिया जा सकता, ये भी गलत बात है। ए सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ द स्टेट, नो, इवन ए नेचुरलाइज्ड सिटीजन इन इंडिया कैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये यूएस के कॉन्सेप्ट में देखें, यूएस के रिलेटिव में, यूएस में ऐसा नहीं होता। यूएस में जो बाय बर्थ यूएस सिटीजन है सिर्फ वही
प्रेसिडेंट बन सकता है। लेकिन इंडिया में प्रेसिडेंट बनने के लिए अगर आप नेचुरलाइज्ड सिटीजन भी हैं तो भी बन सकते हैं। सो इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है, सिटीजनशिप भी इंडिया में एक होती है और बेसिकली डोमिसाइल भी एक ही होता है। अब एक और देखो नई न्यूज देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली रिसेंटली स्ट्राइक्स डाउन दी 10.5% 1 ईयर कोटा इन तमिलनाडु। न्यूज बहुत ही सरल है कि बेसिकली तमिलनाडु ने एक पर्टिकुलर कोटा दिया था, 1 ईयर कोटा, 1 ईयर कम्युनिटी को कोटा दिया गया था 10.5% का, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको बेसिकली अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया उस लॉ को। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड ये स्पेसिफिकली क्या लॉ है। 1 ईयर्स बेसिकली मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी, दे आर कैटेगराइज इन तमिलनाडु। जो 1 ईयर कम्युनिटी है उसको मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी की तरह ट्रीट किया जाता है या उसके अंदर कैटेगराइज्ड है। अब एक इंटरेस्टिंग बात है, एक केस था सुप्रीम कोर्ट का, इंदिरा साहनी केस, जो कि 1992 में हुआ था। तो इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी कि जो रिजर्वेशन है वो 50% से एक्सटेंड नहीं हो सकती। इसके अगेंस्ट तमिलनाडु के अंदर है 69% रिजर्वेशन। 69% रिजर्वेशन है क्योंकि उन्होंने एक लॉ पास किया था, तमिलनाडु स्पेशल रिजर्वेशन एक्ट, और उस एक्ट को 9th शेड्यूल के अंदर रख दिया गया था। और जो 9th शेड्यूल के अंदर जो लॉ होते हैं उसको जनरली कोर्ट्स जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर सकते। हाउ, वाई, लेट्स ट्राई टू नो अबाउट ऑल ऑफ दिस। पहले एक बार जो 1 ईयर कम्युनिटी है और तमिलनाडु में जो रिजर्वेशन है उसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन है टोटल, ठीक है। बैकवर्ड क्लासेस जिसमें क्रिश्चियंस और मुस्लिम भी हैं उनको 30% रिजर्वेशन मिलती है। मोस्ट बैकवर्ड क्लास जो है उनको 20% रिजर्वेशन मिलती है। शेड्यूल कास्ट जो है उनको 18% मिलती है, और शेड्यूल ट्राइब जो है उनको 1% रिजर्वेशन मिलती है। टोटल हो गई 69%। जो ये वणय्याकुल्ला क्षत्रिय रिजर्वेशन है, ये बेसिकली एक नया कानून बनाया था तमिलनाडु ने, मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस एंड द डी नोटिफाइड कम्युनिटी एक्ट ऑफ 2021। इसी को बेसिकली उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया एंड इट हैज बीन डिक्लेयर्ड इलीगल। देखिए पूरा रिजर्वेशन का टोटल बैकवर्ड क्लास का कोटा है 50%, जो कि 30% मिलता है बैकवर्ड क्लासेस को और 20% देते हैं मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी एंड डी नोटिफाइड ट्राइब्स को। 18 शेड्यूल कास्ट का और शेड्यूल ट्राइब के लिए 1%। अब जो ये मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी एंड डी नोटिफाइड ट्राइब को 20% की रिजर्वेशन मिलती है, इस 20% में से स्पेसिफिकली 10.5% दी गई थी 1 ईयर कम्युनिटी को। अब सवाल यह था सुप्रीम कोर्ट का कि टोटल 116 बैकवर्ड कम्युनिटीज है, मोस्ट बैकवर्ड एंड डी नोटिफाइड ट्राइब्स कम्युनिटी है तमिलनाडु में, तो सिर्फ और सिर्फ एक कम्युनिटी को कैसे 10.5% रिजर्वेशन दी जा रही है। एंड हेंस दैट वाज बेसिकली विद इन दिस 20% वो 10.5% दिया गया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल डिक्लेयर दे दिया। अब बात करते हैं 69% रिजर्वेशन की, कि टेक्निकली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अकॉर्डिंग तो 69% इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए, तो फिर तमिलनाडु में कैसे एप्लीकेबल होता है? द रीजन बीइंग इज दैट कि इंदिरा साहनी केस जो है, जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है रिजर्वेशन से एसोसिएटेड एंड इंपॉर्टेंट है। क्या है इसमें? यह कहा गया था कि 50% से अधिक रिजर्वेशन नहीं हो सकती है। अब यहां पर जब तमिलनाडु में जो 69% रिजर्वेशन थी वो थी 1990 में, तो जब 1992 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई तो टेक्निकली वो इलीगल हो जाना चाहिए था। तो 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने एक नया लॉ पास किया जिसको कहते हैं द तमिलनाडु स्पेशल रिजर्वेशन एक्ट, और इस एक्ट को पार्लियामेंट ने 9th शेड्यूल में रख दिया ताकि इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर ना कर पाए। फ्रॉम वेयर डज द 9th शेड्यूल गेट्स दिस पावर? 9th शेड्यूल इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था ऑब्वियसली, क्योंकि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था 26 जनवरी 1950 को तो उसमें सिर्फ 8 शेड्यूल हुआ करते थे। लेकिन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने 9th शेड्यूल ऐड कर दिया गया था। इट वाज एडेड इन 1951। बेसिकली इंडियन नेशनल मूवमेंट का एक मेजर ऑब्जेक्टिव था लैंड रिफॉर्म्स करना। अब लैंड रिफॉर्म्स जब इंडिया फ्री हुआ तो लैंड रिफॉर्म्स करने के लिए जो लॉ पास किए गए, और साथ ही साथ याद रखिए कि उस समय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 7 फंडामेंटल राइट हुआ करते थे, यानी कि द फंडामेंटल राइट एक प्रॉपर्टी भी था, प्रॉपर्टी द राइट टू प्रॉपर्टी वाज आल्सो अ फंडामेंटल राइट। लैंड रिफॉर्म्स जिसमें लैंडलॉर्ड से जमीन लेके टेनेंट्स को, पेजेंट्स को बांटनी थी, ये क्लैश कर रहा था राइट टू फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी के साथ, और उसी वजह से जब भी लैंड रिफॉर्म्स करने की कोशिश करती थी गवर्नमेंट, वो सारे के सारे केसेस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चले जाया करते थे। इस डिलेमा से बचने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी पड़ी, और उसमें एक 9th शेड्यूल ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। इसका प्रोविजन ये था कि आर्टिकल 31B ऐड कर दिया जाए, जो कि 31B ये कहता है कि 9th शेड्यूल के अंदर जो भी लॉ रख दिया जाएगा उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर सकते। आर्टिकल 30B का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है, यानी कि कोई लॉ जो सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया हो, अगर उसको 9th शेड्यूल में रख दोगे
तो वो बेसिकली वैलिड हो जाएगा। सो इफ वी टेक दिस पॉइंट, अगर वनियार कम्युनिटी का जो 10.5% कोटा सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन किया है, इन केस दैट लॉ इज बेसिकली अगेन पुट इनटू 9th शेड्यूल, तो वो बेसिकली दोबारा से लीगल हो जाएगा, दो सुप्रीम कोर्ट एक बार उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता चुकी है। अब स्पेसिफिकली सुप्रीम आर्टिकल 31 भी ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसमें जो भी लॉ है वो बेसिकली जुडिशियली रिव्यू नहीं किए जा सकते। दैट वाज द सिचुएशन टिल 2000 टू 2005, लेकिन 2005 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेसिफिक जजमेंट दी है, उनमें कहा है कि 9th शेड्यूल के अंदर भी जो लॉ है अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो कैन बी डिक्लेयर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मतलब कि जुडिशियल रिव्यू क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और बेसिक स्ट्रक्चर जो है उसको किसी भी प्रकार से बदला नहीं जा सकता, तो जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है वो पार्लियामेंट कोर्ट से किसी भी सिचुएशन में नहीं ले सकता। सो इवन दो 9th शेड्यूल माइट से कि उसके अंदर लॉ जो होगा वो बेसिकली जुडिशियली रिव्यू नहीं किया जाएगा, हाउएवर दैट इज नॉट पॉसिबल। सो प्रेजेंट सिचुएशन इज दैट सुप्रीम कोर्ट कैन इफ रिक्वायर्ड कैन डू दैट। तो आप कहेंगे कि सर तो तमिलनाडु वाला जो लॉ है वो अभी तक बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने क्यों नहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया? वेल द केस इज इन फ्रंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अभी वेट कर रही है, मंडल इशू से रिलेटेड कुछ और जजमेंट्स आने हैं। आफ्टर फाइनलाइजिंग दोज जजमेंट्स दे माइट एक्चुअली कम अप विद अ जजमेंट रिलेटेड टू द तमिलनाडु रिजर्वेशन। अब देखो इसमें 2019 के सिविल सर्विस एग्जाम्स प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी पूछा था, द 9th शेड्यूल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ। Now it is very easy to find out, अगर हमें पता हो कि वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थी और वो 1951 में ही हो गया था। ऑब्वियसली उस समय जवाहरलाल नेहरू जी हमारे प्रधानमंत्री थे। एक और क्वेश्चन देखो, राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड। 1951 में तो राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था, बट व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया एट मोमेंट? इस समय क्या है? क्या वो लीगल राइट है? क्या वो लीगल राइट अवेलेबल टू एनी पर्सन है? क्या वो फंडामेंटल राइट है? ना वो फंडामेंटल राइट है ना वो लीगल, बट टेक्निकली दैट इज लीगल राइट अवेलेबल टू सिटीजन्स। इस समय वो लीगल राइट है क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। फंडामेंटल राइट से हटा के जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे हिस्से में आर्टिकल 300 में ऐड कर दिया गया। सो इट इज 100% लीगल राइट, बट इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट एनीमोर। मैं इस समय आपको जो यूपीएससी प्रीलिम्स में पहले क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, वो आपको दिखा रहा हूं कि कैसे वो न्यूज से पूछे जाते हैं। वनियार कम्युनिटी से रिलेटेड एक और टॉपिक है। वनियार कम्युनिटी इज द मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटी एंड इट हैज बीन कैटेगराइज्ड। लेकिन इसको कैटेगराइज करता कौन है बैकवर्ड कम्युनिटीज को, मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज को? सीधी सीधी बात करें तो प्रेजेंटली प्रेसिडेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ कैन डू सो। ठीक है, प्रेसिडेंट एंड स्टेट दोनों के पास अथॉरिटी होती है कि वो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिटीज को नोटिफाई कर सकते हैं। बट एक इंटरेस्टिंग बात हमेशा याद रखना, इसमें इस इश्यू से एसोसिएटेड दो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, एक तो 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और एक 105th। 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को अमेंड किया था, 338B और 342A। 338B तो सिर्फ स्ट्रक्चर ड्यूटीज एनसीबीसी के जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस है उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के लिए किया गया था। साथ ही साथ 342A भी अमेंड किया गया था। ना उस समय लैंग्वेज ऐसी लिख दी गई थी कि 342A को कोर्ट ने इंटरप्रेट किया कि अब बैकवर्ड क्लासेस को सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई कर पाएगी। तो ये प्रॉब्लम थी, ऐसा इंटेंट नहीं था गवर्नमेंट का, ऐसा करना नहीं चाहते थे, बट द लैंग्वेज ऑफ द लॉ एंडेड अप सेइंग दैट, और कोर्ट के इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथ से पावर लगी थी। सो टू रेक्टिफाई दैट, a new constitutional amendment which is 105th constitutional amendment was introduced, जिसका सिर्फ ये पर्पस था कि वो आर्टिकल 342A के अंदर एक्सप्लिसिटली मेंशन करे कि स्टेट्स भी बैकवर्ड कम्युनिटीज को, सोशली और इकोनॉमिक बैकवर्ड कम्युनिटीज को रिकॉग्नाइज कर सकती है। अच्छा देखो, अभी रिसेंटली एक और न्यूज आई है, उत्तराखंड टू बी द फर्स्ट स्टेट टू इंप्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड। आई एम होपिंग इस समय आपने थोड़ी प्रिपरेशन कर रखी हो, तो आप ये भी जानते होंगे कि भारत में एक स्टेट है जहां पे पहले से यूनिफॉर्म सिविल कोड लगता है, दैट इज गोवा। देन हाउ उत्तराखंड इज क्लेमिंग कि वो सबसे पहले बनेगी? पहले तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जानते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है आर्टिकल 44 के अंदर, एंड आर्टिकल 44 इज ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, यानी कि नॉन जस्टिशिएबल। फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में है वो जस्टिशिएबल है, डीपीएसपी पार्ट 4 में है वो नॉन जस्टिशिएबल है। यानी कि दो इट इज इंटेंडेड कि गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सारे के सारे डीपीएसपीज को फॉलो करें और इंप्लीमेंट करें, बट देयर इज नॉट अ लीगल ऑब्लिगेशन टू डू सो। एंड क्योंकि उसके बाद आर्टिकल 44 स्टार्ट से ही है, तब से लेके अब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उसको इंप्लीमेंट कहीं पर भी देश में नहीं किया गया है। गोवा में पहले से ही था, गोवा में 1887 में, उस समय वो पोर्चुगीज के अंदर था, तो पोर्चुगीज एक कॉमन सिविल कोड लाए थे, तो उस समय से जब गोवा इंडिया के अंदर इंटीग्रेट हुआ तो दे कंटिन्यूड विद द सेम। अब जो सिविल कोड होता क्या है, वो वाला कोड जो कि बेसिकली हमारे डिवोर्स, मैरिजेस,
अडॉप्शन, इनहेरिटेंस के जो लॉज हैं उनको जो मैनेज करता है, जो कि हमारी अलग अलग कम्युनिटीज़ का अलग अलग होता है। इस्लामिक आइडियाज़ अलग हैं, मुस्लिम अलग हैं, सॉरी हिंदुइज्म के अलग हैं कि कैसे अडॉप्शन होनी चाहिए, कैसे शादी होनी चाहिए, डिवोर्स के क्या तरीके हैं। और इसीलिए इंडिया में जो जितनी भी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, दे फॉलो डिफरेंट लॉ। यूनिफॉर्म सिविल कोड का सरल मतलब ये है कि एक सिंगल लॉ बना दे सारी की सारी रिलीजियस कम्युनिटी के लिए। नाउ इंडिया में कोई भी फॉलो नहीं करता यूनिफॉर्म सिविल कोड। मैरिज, डिवोर्स, अलग अलग जो लॉज हैं उससे बेसिकली गवर्न किए जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ गोवा करता है। लेकिन अब हमारे पास ये बात जानने के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये लॉ बना कौन सकता है। अब इस न्यूज से ही पता चल जाना चाहिए, गोवा के अंदर है अकेले और हिमाचल प्रदेश इंप्लीमेंट करना चाहता है। दैट मीन्स स्टेट गवर्नमेंट कैन एक्चुअली मेक लॉज रिलेटेड टू द यूनिफॉर्म सिविल कोड। मोर इंपॉर्टेंटली इट कैन ऑल्सो बी डन बाय द पार्लियामेंट। वाई? क्योंकि पर्सनल लॉ जो है वो हमारे शेड्यूल 7 की जो 3 लिस्ट हैं, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट, उसमें कंकरेंट लिस्ट में है और कंकरेंट लिस्ट के ऊपर दोनों लॉ बना सकते हैं। तो स्टेट लॉ बना सकती है, बट इन केस अगर पार्लियामेंट ने कभी बनाया यूनिफॉर्म सिविल कोड तो पार्लियामेंट वाला अप्लाई होगा। दोनों केस में जब क्लैश हो जाता है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला है उसके लिए अप्लाई हो जाता है, वो दैट वुड एक्चुअली बी फॉलोड। अच्छा, एक न्यूज है रिसेंटली एंटी कन्वर्जन बिल से एसोसिएटेड, द कर्नाटका राइट टू फ्रीडम ऑफ द रिलीजन बिल ऑफ 2021, जो कि कर्नाटका की लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास कर दिया। एंटी कन्वर्जन लॉ का मतलब क्या होता है? इंडिया में फंडामेंटल राइट में आर्टिकल नंबर 25 से 28 के अंदर राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन वो इज ए फंडामेंटल राइट। लेकिन फोर्सफुल कन्वर्जन बाय ग्रीड और बाय किसी लालच से देके या फोर्स से करने का जो है वो एक बेसिकली ऑफेंस हो सकता है। रिलीजियस कन्वर्जन कोई भी अल्योरमेंट से या फोर्स से ना करे, उसको पनिशेबल ऑफेंस बनाने के लिए कर्नाटका ने एक एंटी कन्वर्जन लॉ पास किया है। इस समय देश के अंदर कोई सेंट्रल एंटी कन्वर्जन लॉ नहीं पास है, कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो कि पार्लियामेंट ने बनाया है। रादर स्टेट्स का कई सारी हैं, जैसे कि 9 स्टेट्स हैं जिन्होंने ये स्पेसिफिकली लॉ बनाए हुए हैं। ओडिशा ने सबसे पहले बनाया था 67 में, मध्य प्रदेश ने 68 में और जो सबसे लेटेस्ट है उत्तर प्रदेश। हरियाणा ने भी अभी रिसेंटली एक एंटी कन्वर्जन लॉ पास किया है, तो टोटल हो गई है 10 स्टेट। अब देखिए, ओडिशा और मध्य प्रदेश ने जब 1967 और 68 में ये लॉ बनाया था एंटी कन्वर्जन का, तो ये बात बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंची थी इस बात पे जजमेंट में दे कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है ऐसा लॉ बनाना या नहीं। एंड सुप्रीम कोर्ट इन 1977 हेल्ड कि देखो, फंडामेंटल राइट टू प्रोपोगेट का मतलब ये नहीं है कि राइट टू कन्वर्ट अदर पर्सन बाय फोर्स भी उसके अंदर एप्लीकेबल है। तो दे अपहेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ दीज लॉज ऑफ ओडिशा एंड मध्य प्रदेश। ये बात को ध्यान रखेंगे कि राइट टू फोर्सफुल कन्वर्जन एक फंडामेंटल राइट नहीं होता है। राइट टू प्रोपोगेशन के अंडर वो फंडामेंटल कन्वर्जन, फोर्सफुली कन्वर्जन नहीं कराया जा सकता है। सो फॉर नाउ ऑल दीज लॉज आर बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनली लीगल, और ये सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बना सकती। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड के जो लॉ है वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों बना सकती है, बट एंटी कन्वर्जन जो लॉज है वो सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट सब्जेक्ट है, उसको सिर्फ स्टेट बनाएगी, उसको पार्लियामेंट कभी भी नहीं बनाएगा। ये न्यूज काफी अच्छी है, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। तुलु एक लैंग्वेज है, द्रविडियन लैंग्वेज, जो कि कर्नाटका और केरला में बोली जाती है। अभी अभी उनकी तरफ से एक डिमांड आई है कि तुलु लैंग्वेज को 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड कर दिया जाए, पार्ट ऑफ 8th शेड्यूल। अब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस से एसोसिएटेड पार्ट है वो पार्ट 17 में है, 343 से 351। जो 8th शेड्यूल के अंदर है, सर्टेन इस समय 22 लैंग्वेजेस उसके अंदर ऐड की गई है। उसके अंदर कोई नई लैंग्वेज को ऐड करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ती है। सो यस, अगर तुलु लैंग्वेज को हमें उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड करना है तो अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन किस लैंग्वेज को शेड्यूल के अंदर डालना होता है उसका कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है। बेसिकली इट यूजुअली डिपेंड्स ऑन द सोशल एंड द पॉलिटिकल डिमांड, या फिर बेसिकली अगर जरूरत महसूस होती है किसी लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस है उसको प्रिजर्व करने के लिए, या उसके बोलने के लिए, उसको बोलने वाले बहुत सारे हैं, भाषी बहुत हैं वो बहुत सारे, तो बेसिकली उसको 8th शेड्यूल के अंदर इंक्लूड कर दिया जाता है। यूजुअली क्यों होता है? वाई वुड समबडी वांट्स टू हैव एन मतलब ऑफिशियल 8th शेड्यूल में डलवाने का फायदा क्या होता है? पहले तो उस लैंग्वेज को साहित्य अकेडमी रिकॉग्नाइज करती है, उसके जो लिटरेरी वर्क्स हैं उनको दूसरी रिकॉग्नाइज लैंग्वेजेस में करने का मौका मिलता है। एमपी और एमएलए जो होते हैं वो विधानसभा या फिर पार्लियामेंट में उस लैंग्वेज का प्रयोग करके बोल सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है वो बेसिकली उस लैंग्वेज में लिए जा सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडिंग मिलती है। प्राइमरी और हाई स्कूल में भी बेसिकली उस लैंग्वेज को पढ़ाने का मौका दिया जाता है। यहां पे इस स्पेसिफिकली लैंग्वेज से एसोसिएटेड, एक तो तुलु लैंग्वेज तो आप डेफिनेटली याद ही रखेंगे कि क्या नाम है, कन्नड़ रीजन में कर्नाटका और केरला में, एक बार स्पेसिफिकली अगर हम देखें कर्नाटका और केरला में एक द्रविडियन लैंग्वेज है जो कि बोली जाती है। उसके लिए
जो डिमांड है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात देखिए कि इसी से एसोसिएटेड जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, एक इंटरनेशनल समिट भी था जिसको कहते हैं यूएलयू प्रोक्लेमेशन। ये एक डॉक्यूमेंट है 2018 का, और ये इंपॉर्टेंट है, मैं अभी दिखाता हूं कैसे इंपॉर्टेंट है। यूएलयू प्रोक्लेमेशन जो कि वर्ल्ड्स लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट और प्रमोट करने के लिए, विश्व में हजारों भाषाएं हैं, विश्व छोड़ो भारत के अंदर ही हजारों भाषाएं, हजारों से भी अधिक भाषाएं हैं। बट टाइम एंड टाइम कुछ भाषाएं बहुत ज़्यादा लोग बोलने लग जाते हैं, जैसे इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई, एंड देन देर आर सर्टन लैंग्वेजेस जो कि जिनके भाषी होते हैं जो धीरे धीरे कम होते जाते हैं। एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी एंड दैट हैज हैपेंड इन पास्ट ऑल्सो कि कुछ भाषा के लोग इतने कम हो जाते हैं कि लोग वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, द लैंग्वेज गोज एक्सटिंक्ट। And now it is in interest of the culture and the heritage of the humanity to protect such kind of linguistic diversity. Every language is a life in itself. उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। उसके लिए इंडिया में एफर्ट्स होते ही होते हैं। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एफर्ट्स इज यूएलयू प्रोक्लेमेशन, जो कि बेसिकली 2018 में चाइना में हुई थी। ये कॉन्फ्रेंस यूनेस्को के द्वारा कराई गई थी। इट अडॉप्टेड द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन लैंग्वेज रिसोर्सेज प्रोटेक्शन। ये उस लैंग्वेज के अल्फ़ाबेट को, उसकी ग्रामर को, उसके लिटरेचर वर्क को, उन सबको प्रोटेक्ट करते हैं, उन सबको प्रिजर्व करते हैं, सो दैट फॉर द एटर्निटी हमारी जो लैंग्वेज डाइवर्सिटी है वो बनी रहे। इंटरनेशनल कम्युनिटी, स्टेट गवर्नमेंट को बेसिकली लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को प्रमोट करना चाहिए, वो इसको, उसके लिए ये बेसिकली यूएलओ प्रोक्लेमेशन। अब इसको याद रखना क्यों, क्योंकि टूलू लैंग्वेज अगर एग्जामिनर के सामने आया तो ही वुड बी वेरी मच टेम्प्टेड टू गो इंटरनेशनल विद दैट टॉपिक। ऐसा एक यूपीएससी में क्वेश्चन भी इस प्रकार से पूछते हैं कि इंटरनेशनल अग्रीमेंट है और उसके बाद नाम बता देंगे, एल्मा एटा डिक्लेरेशन, हेग कन्वेंशन, तालोना डायलॉग, अंडर टू कोalition, एंड देन दे विल आस्क यू व्हाट द सब्जेक्ट, कि कौन सा इंटरनेशनल अग्रीमेंट बेसिकली किस टॉपिक से रिलेटेड है, चाइल्ड राइट से रिलेटेड कौन सा है, ग्लोबल क्लाइमेट, एंड मोर इंपॉर्टेंटली फिर वो आपसे पूछेंगे कि विच ऑफ दीज आर करेक्टली मैच्ड। सो as far as the linguistic diversity is concerned, we have an absolutely ULU proclamation in front of us, which we are assuming we will not forget. Now this is what we intend to do with the Lakshya 2022 series. हम पॉलिटी के, इकोनॉमिक्स के, आर्ट एंड कल्चर के, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, इंटरनेशनल रिलेशंस के, ज्योग्राफी का बड़ा सारा सा पार्ट जो कि मैपिंग से है, वो इस सीरीज के द्वारा करने की कोशिश करेंगे। इफ यू वर इन डाउट और इन अ डिलेमा कि सारे के सारे करंट अफेयर्स कैसे पढ़ें और कैसे रिवाइज करें, दिस इज द सॉल्यूशन फॉर यू। हर शाम को 6 बजे अब रेगुलरली आपके सामने एक क्लास आया करेगी लक्ष्य 2022 की, जो कि आपके पीछे पुराने करंट अफेयर रिवाइज कराएगी, और 25 अप्रैल से 11 बजे 11 AM एक क्लास। बिफोर 21st of May we will actually cover complete 1 year of the current affairs. So basically अगर आप इस पूरी सीरीज को कंप्लीटली अच्छी तरह से पढ़ते हैं और रिवाइज करते हैं, एंड ऑब्वियसली जो इसके अंदर एमसीक्यूज हों उनको भी थोड़ा सा एक बार उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सो व्हेन यू विल बी एंटरिंग द रूम ऑन द 5th of June 2022 यू कैन बी अश्योर्ड एंड बी कॉन्फिडेंट कि जो करंट अफेयर से एसोसिएटेड क्वेश्चंस होंगे यू विल बी एबल टू हैंडल देम। और इंपॉर्टेंटली करंट अफेयर से एसोसिएटेड अगर कुछ स्टैटिक भी पूछा गया, यू वुड एक्चुअली हैव अ वेरी गुड हिट रेशियो ऑन दैट। इफ यू हैव एनीथिंग एल्स टू से, अगर आपको कुछ और बात बतानी है या कुछ और सवाल करने हैं, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, इस यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट्स करके जरूर पूछेगा और जरूर बताइएगा। बट मोर इंपॉर्टेंटली प्लीज and definitely please do share this video with all of your UPSC aspirants friends, or if anybody who might actually find it interesting. Till then, I will see you tomorrow. Have a very nice day. Take care.